किस टाइप से हम स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं टू यूज एंड इन्वेस्ट एंड ट्रेड, जिसमें हम थोड़ा सा बीच बीच में प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा लाइव ट्रेडिंग में भी आपको सिखाऊंगा और बीच बीच में आपको बताता रहूंगा साइकोलॉजिकली, और थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट को लेके भी हम बात करेंगे। पर आपको वन बाय वन चीजें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ 10,000 का, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हुआ 50,000 का, और ऑप्शंस में आपको प्रॉफिट हुआ लाख रुपए का। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अगेन। और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ एक ऐसी सीरीज जो आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से, अगर आप बिल्कुल न्यू बंदे हो, मतलब मान लो कि आपको जस्ट एक वो लगा है कि मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है, ठीक है, बट देखो स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आदमी, देखो लालच की वजह से आओगे, डायरेक्टली ट्रेडिंग करोगे तो फंस जाओगे। तो मैं आज से अपनी साइड से ट्राई करने का कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से मैं समझाता हूं, देखो मेरे चैनल पे बहुत सारा एडवांस लर्निंग चीजें हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है, बट मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि मेरे पास ना बेसिक की चीजें मैंने कभी समझाई नहीं। और सच बता रहा हूं, मैंने इसलिए नहीं समझाई क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार ये सब तो पता होगा सबको, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं ना, जब भी मैं कोई एक बेसिक का वीडियो डालता हूं तो लोग उसको ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी लोग ना उस स्टेज में पहुंचे ही नहीं है कि ये सारी चीजों की नॉलेज हो। ज्यादातर लोग सीधे ट्रेडिंग में उतर जाते हैं, तो बिना नॉलेज के अगर आप ट्रेडिंग करने उतरोगे तो हमेशा फंसोगे। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और ये सीरीज काफी लंबी हो सकती है, ठीक है, बट इसको मैं इस बेसिस पे बनाऊंगा कि आप चाहे बिल्कुल स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं हो, आपको कुछ भी ना पता हो, आप अगर सीरीज को वन बाय वन देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट हर चीज बताने का मैं ट्राई करूंगा, जिसमें हम थोड़ा सा बीच बीच में प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा लाइव ट्रेडिंग में भी आपको सिखाऊंगा और बीच बीच में आपको बताता रहूंगा साइकोलॉजिकली, और थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट को लेके भी हम बात करेंगे। पर आपको वन बाय वन चीजें देखनी पड़ेंगी। तो आज मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, सब कुछ रहेगा। आपको ये पहला एपिसोड समझ लो, इसको पहला चैप्टर बोल लो, पहली यूनिट बोल लो, उसी तरीके से हम चलेंगे। और हो सकता है वीडियो कितने भी हो जाए, मैंने कोई गिनती नहीं करी है, वीडियो हो सकता है 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, होगा, लेकिन पूरा कंटेंट जितना हो सकता है एज अ बिगिनर लेवल हम इसको डिवाइड करने का ट्राई करेंगे कि जैसे ही बिल्कुल बिगिनर लेवल की चीजें खत्म होंगी तो उसको हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे ले जाएंगे एंड देन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाएंगे एंड देन वील डिवाइड। तो लास्ट में मैं प्लेलिस्ट को डिवाइड कर दूंगा एंड देन हम उसको बांट के देखेंगे, तो आप अपने लेवल से आके डायरेक्टली उसको देख पाओगे, ठीक है। और मैं एपिसोड्स को नंबर भी दे दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ आते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करना है तो देखो पुराने जमाने में जो चीजें थी वो पेन पेपर सब पे चल जाती थी, बट अब हमारा जो पूरा स्टॉक मार्केट का काम है पूरा का पूरा ऑलमोस्ट डिजिटली कंप्यूटराइज्ड और मोबाइल फोन्स पे आ चुका है। तो हमें इतनी नॉलेज तो है कि एक ब्रोकर होता है, जिस ब्रोकर में हमें अकाउंट खुलाना पड़ता है, डीमैट अकाउंट आप ओपन कराते हो तो जाके आपको ट्रेडिंग करने को मिलती है। ट्रेडिंग की अगर बिल्कुल नॉर्मल बात करें, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, ठीक है, आप रिलायंस है, रिलायंस आपको इंटरेस्टेड हो, आप रिलायंस को बाई करने के लिए, तो आप फ्रॉम दैट ब्रोकर आप उस अकाउंट से कुछ जितने भी आपके पास पैसे हैं आप रिलायंस के शेयर्स खरीद सकते हो। फिर आपको ब्रोकर T+2 में आपको वो अलॉट करा देता है, फिर वो शेयर्स आपके हो जाते हैं। क्लियर है, ये हो गया नॉर्मल आप बाई कैसे करोगे। फिर आता है ट्रेडिंग वर्जन, आप उसमें जाके रिलायंस के ट्रेड को सोचते हो कि यहां से 50 रुपए बढ़ सकता है तो छोटा मोटा इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ये सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल शुरू से शुरू अगर करें तो अगर कुछ भी करना है तो उसके लिए एक जने को होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर वो फाइनेंशियल मार्केट में है तो एक्सचेंज, मतलब जो सबसे पहला वर्ड आएगा ना जहां से सब कुछ चलता है वो होता है एक्सचेंज। और इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे पास कितने एक्सचेंज है, अभी इस वक्त हमारे पास कहने को तो 3 एक्सचेंज है वैसे तो। देखो पहला हो गया BSE, जो सबसे पहले था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे हमारा सारा काम होता था, यू कैन से 20 साल पहले, 25 साल पहले, ठीक है, ज्यादातर काम यहीं पे होता था। अदरवाइज स्टेट वाइज भी लोगों के पास बहुत सारे एक्सचेंजेस थे, इवन दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज था, हर जगह स्टॉक एक्सचेंज थे, बट वो सब अब बंद हो चुके हैं क्योंकि ये सेंट्रलाइज हो गया सारा काम। तो BSE के बाद NSE आया, ठीक है। अब NSE कौन हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर इस वक्त मैं बात करूं कि हाईएस्ट ट्रेडिंग कहां हो रही है, वो NSE के अंदर हो रही है। NSE ने इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं जहां पे हम डेरिवेटिव सेक्शन में चले जाएं, बहुत सारा है, ठीक है। सिमिलरली BSE है, ठीक है। इसके बाद एक और है, दैट इज MCX। ये क्या हो जाएगा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यहां पे कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, जैसे कि क्रूड ऑयल, निकल, जिंक, कुछ भी, सारा कुछ यहां पे ट्रेड होता है, ठीक है। तो अभी जो हम बात करने वाले मोस्ट पर्पजली
मोस्टली आपको बात यहां पे मिलेगी, मतलब बीएससी और एनएससी। और अगर मैं बहुत पर्टिकुलर चला जाऊं तो ज्यादातर बातें एनएससी से होंगी, क्योंकि ज्यादातर जो आपकी डीलिंग होगी ना और आप लोग डेली बेसिस पे कर रहे होगे ना, वो एनएससी में रहेगा आपका। ठीक है, तो हमारे पास 3 एक्सचेंज है। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज वो जगह है जहां पे हर चीज का लेन देन होता है, हर चीज का। इवन जो आपकी ट्रेडिंग के लिए डेटा आ रहा है, जो आपको रिलायंस का प्राइस दिख रहा है, रिलायंस के प्राइस में जो बिड और आस्क का चेंज होता है ऐप के अंदर, वो सारा कुछ यहाँ एनएससी एक्सचेंज से वो डेटा प्रोवाइड होता है, तब जाके ब्रोकर आपको अपनी ऐप के अंदर दिखा पाता है। वो सारी चीजें यहां से कंट्रोल्ड होती हैं, सब कुछ एनएससी के पास से आता है, इनके डेटा सेंटर से आता है, तब जाके हम डिजिटलाइज्ड वर्जन में वो सारी चीजें यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके, मैं इसको पूरा अरेंज कर देता हूं। क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, किस टाइप से हम स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं, और हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं टू यूज एंड इन्वेस्ट एंड ट्रेड। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 टाइप से मार्केट को डिवाइड कर रखा है। मैं अगर आपको बोलूं तो एक साइड है इक्विटी एंड कैश मार्केट। ठीक है, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। इक्विटी एंड कैश मार्केट, आप स्लैश में यहां पे कैश लिख सकते हो। दूसरा है यहां पे डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, बिल्कुल एफएनओ में मत चले जाना। ठीक है, यहां पे डेरिवेटिव मार्केट है। अब देखो क्या होता है कि इक्विटी एंड कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में फर्क क्या है, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। देखो, इक्विटी और कैश मार्केट हो गया, तो हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस। ठीक है, रिलायंस हमारा एक शेयर है जिसको हमें पसंद है और हम इसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इक्विटी और कैश में जो कैश ट्रेडेड रिलायंस का स्टॉक होगा, उसमें आपको फुल मार्जिन के साथ आपको बाई करना पड़ेगा। फुल मार्जिन के साथ मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि रिलायंस का स्टॉक अगर हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 3,000 रुपए का है, तो आपको एक स्टॉक खरीदने के लिए 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। 10 स्टॉक खरीदने के लिए आपको 30,000 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आपको 100 स्टॉक्स खरीदने हैं तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दैट इज फुल मार्जिन इक्विटी कैश ट्रेडिंग। आप जब ये करोगे तो 3 लाख रुपए में जब आपको यहाँ पे 100 रिलायंस के स्टॉक्स मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे, तो वो T+2 के बाद आपको डिलीवरी में मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी हम ये करते हैं, इक्विटी एंड कैश ट्रेडिंग करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो मेन लोग हैं वो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं। वो लोग लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं, लंबी ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना चाहते हैं। वो लोग आपको इस तरीके में दिखेंगे। फिर जब इसके बाद डेरिवेटिव सेक्टर आया, तो डेरिवेटिव सेक्टर को ना 2 उसमें बांटा गया, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तभी हम इसको क्या बोलते हैं? एफएनओ। ठीक है, कई जगह पे आपको एनएफओ देखने को मिल जाएगा, आप कंफ्यूज मत होना, बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोला जाएगा। ठीक है, ये इससे डिराइव्ड मार्केट है। आप समझो मेरी बात को, उसको डेरिवेटिव मार्केट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इससे डिराइव्ड है। अब इनमें मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं। ठीक है, डिफरेंस के लिए हम फ्यूचर को और ऑप्शंस को भी अलग अलग कर लेते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, आपको सेम 100 जो शेयर्स हैं उसको अगर इक्विटी और कैश में आपको करना था तो आपको फुल मार्जिन 3 लाख रुपए लगा। बट फ्यूचर में अगर आपको ट्रेड करना है सेम शेयर को, सेम रिलायंस को अगर आपको ट्रेड करना है, तो फ्यूचर्स में आपको लगभग 5x के आसपास का मार्जिन लेवरेज मिल जाता है बेसिकली। तो समझ लो आप कि जो चीज आपकी यहां पे 5 लाख में होने वाली थी इक्विटी और कैश में, वो चीज यहां पे 1 लाख में आपकी हो जाएगी। ठीक है, मैं भी आपको कंप्यूटर में दिखाऊंगा कि ये चीज कैसे हो सकती है। ठीक है, अब यही चीज अगर हम देखें ऑप्शंस में कि ऑप्शन क्या चीज है, तो अब देखो क्या होता है ना, जो चीज फ्यूचर में 5x मतलब 1 लाख में हो रही है, वो चीज ऑप्शंस में जाके और भी लोअर अमाउंट पे चली जाती है, क्योंकि वहां पे हमें एक छोटा सा प्रीमियम ही पे करना पड़ता है सेम काम को करने के लिए। अभी मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, फिर मैं सीधे एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा डिटेल में। ठीक है, मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूं कि इक्विटी एंड कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट के बीच में फर्क इतना सिर्फ था कि जो यहां पे हमें ज्यादा फुल कैश मार्जिन में काम करना पड़ रहा था, वो चीज यहां पे थोड़ा सा हल्की हो गई। इसी वजह से आप देखोगे कि यहां पे जब मार्जिन कम लगने लगा, लोगों को कम पैसों में यहां पे ट्रेडिंग करने को मिलने लगी, तो पिछले 2 से 3 सालों में इस जगह का एफएनओ सेक्शन का जो टर्नओवर है वो इतना ह्यूज बढ़ गया है कि अभी यहां पे मार्केट में 30% टैक्स और क्या क्या नहीं लगने की बातें आ गई। यहाँ पे एसटीटी क्या क्या नहीं होता है यहाँ पे। तो सारा का सारा जो टर्नओवर है ना, जो मेनली अगर हम बोले कि एनएससी का टर्नओवर बोले हम अगर, तो अगर जो मोस्ट पहले आया करता था कि हमें लगता था कि यार इक्विटी में ये हुआ वो हुआ, एफएनओ में इतना ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, रिटेलर्स मेनली बोला जाए, इतना ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए हैं कि यहाँ पे पैसे अरबों खरबों में, डेली बेसिस में अरबों खरबों में टर्नओवर होता है। और
जो कि हम जानते हैं कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे टर्नओवर ना सिर्फ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखो यूट्यूब आ गया, सब जगह पे स्ट्रेटजीज आ गई, ये कर लो वो कर लो, 100 रुपए का बाई करो 500 हो जाएगा। लोग लालच की वजह से यहाँ पे इतना आते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आज जाके इतनी बातें होने लगी हैं कि गवर्नमेंट तक इन्वॉल्व हो गई है कि यार नहीं, एफएनओ को हम क्या करेंगे, बिजनेस इनकम से हटा के इसको हम फिक्स्ड इनकम में लेके आ जाएंगे कि फिक्स्ड टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पर ये चीजें सिर्फ अभी रूमर्स है। ठीक है, अगर कुछ क्लियरिटी आएगी तब मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, बट अभी क्लियरिटी जैसा कुछ नहीं है। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आप थोड़ा सा और अंदर जाते हैं इसके कि हम इन चीजों को डिफरेंशिएट कैसे करें। तो देखो, अगर मैं अपनी साइड से एक्सप्लेन करूं तो जो इक्विटी ट्रेडर होगा, जो इक्विटी वाला बंदा होगा, वो मोस्टली जो इसका अर्निंग का मेथड है वो ओनली गो अप है। मतलब कि इसने अगर रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है ना, तो ये चाहता है कि मार्केट अप जाए, ये एक्चुअली तभी प्रॉफिट कमा सकता है। ये इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके पास। जो होल्डिंग पीरियड इसने बाई करके इसको रख लिया है, इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि ये कैश मार्केट में कमा सके। इसीलिए मार्केट में अगर मार्केट ऊपर नहीं गई तो ये बंदे के पैसे वहीं के वहीं अटके रह जाएंगे। पहले क्या होता था, देखो, हम कैश में भी शॉर्टिंग वगैरह ये सब अभी तक कर सकते थे, बट डिलीवरी में अभी रिसेंट में शॉर्टिंग को बंद कर दिया गया। तो आप समझो कि आप इसको अब डायरेक्टली कैश में शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो मुझे अब इसको शॉर्ट करके रखना है, तो वो चीज वो भी अलाउड बंद हो गया है, क्योंकि उसके साथ खेला जा रहा था। ऑपरेटर उसको ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था। उस चीज की वजह से थोड़ा सा मार्केट में ना मैनिपुलेशन आ गया था, तो उस चीज को भी क्लोज किया गया। देखो, जो रेगुलेटर्स हैं मार्केट के, वो लोग धीरे धीरे कोई ना कोई रूल्स लाते रहते हैं कि मार्केट में ये सुविधा हो सके कि किसी भी स्टॉक को ना फालतू में गिराया बढ़ाया ना जा सके। तो वो उस चीज के बारे में हमेशा रेगुलेशंस लाते हैं। तो ये चीजें रेगुलेटर्स यहाँ पे लाते रहते हैं और हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, नए नए रूल्स आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं बिल्कुल सीधे शब्दों में कि जो इक्विटी ट्रेडर होगा या इन्वेस्टर होगा, ज्यादा मैं बोलूं तो वो अप ट्रेंड में ही पैसा कमा पाएगा। बट अगर यही बात बोली जाए एफएनओ के लिए, तो ऐसा नहीं है। एफएनओ में आप मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपके पास कई सारे ऑप्शन है पैसे को कमाने के लिए, जो कि आप शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में अगर आपको लगता है कि रिलायंस अभी थोड़ा सा ऊपर गया, अब यहां से गिरेगा, तो आप इसमें भी पैसे कमा सकते थे, इसमें भी पैसे कमा सकते थे। आप लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टॉक को दोनों कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर तो अभी बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि यहाँ पे अगर आपको कमाना है तो आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। इक्विटी साइड में आपको मेन जो अर्निंग है, मेन जो बंदे वहां पे कर रहे हैं, वो लोग लॉन्ग के लिए बैठे हुए, वो लोग चाहते हैं कि रिलायंस का स्टॉक यहाँ से ऊपर जाए तब वो जाके कमाए। अगर और तरीके से हम इसको बांटना चाहें तो देखो, एक जो मेन वर्जन था, मेन तो देखो, अगर हम माने कि 100 लोग हैं मार्केट के अंदर, 100 लोग, ठीक है, तो इन 100 में से 100 लोग तो बिल्कुल वो नहीं होंगे अमीरों एकदम की 100-100 करोड़ है सबके पास। इन 100 लोगों में से ना सिर्फ 2 से 5 लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसा होगा और वो बहुत टाइम से, 10 सालों से इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी में 90% लोग जो हैं उनके पास एक लिमिटेड मनी होती है, और लिमिटेड मनी के चक्कर में वो लोग शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। शॉर्टकट मतलब कि कम पैसों में क्या किया जा सकता है। तो जब बात आई कम पैसों में क्या किया जा सकता है, तो उनके पास 2 ऑप्शंस थे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। क्योंकि फ्यूचर्स में इससे 5 गुना कम पैसे लग रहे थे, मतलब यहां पे 5 लाख लगेंगे तो यहां लाख रुपए में काम हो रहा था, तो इसलिए फ्यूचर में बढ़ती चली गई वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद क्या आया, जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में तो लेवरेज की कोई लिमिट ही नहीं है। ऑप्शंस में तो आपको कुछ हजार में लाखों का ट्रेड करने को मिल जाता है, और सेम ट्रेड आपको करने को मिलेगी। मैं जस्ट एक एग्जांपल बताना चाहता हूं, जस्ट समझने की बात करना। रिलायंस है और आपके पास ना जस्ट इमेजिन लाख रुपए, ठीक है, तो लाख रुपए में अगर आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको रिलायंस के फॉर एग्जांपल 100 शेयर मिले, ठीक है, और रिलायंस अभी इस वक्त 3000 रुपए पे है, और ये 3000 से 3100 रुपए पे सॉरी 3000 से 3100 रुपए पे चला गया, मतलब ये 100 रुपए बढ़ गया। ठीक है, तो ये 100 रुपए बढ़ा, आपके पास 100 शेयर थे, तो अगर आप इनटू करोगे तो आपको कितने पैसों का प्रॉफिट हुआ, 10,000 रुपए का। करेक्ट है, आपने 10,000 रुपए कमाए अगर आप ये इक्विटी वाले वर्जन में रहते। ठीक है, करेक्ट है। अब अगर हम फ्यूचर्स में आ जाएं, जहां पे हमें लगभग 5x का मार्जिन मिल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सेम अमाउंट, सेम इसी 1 लाख से, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, रियल मनी में मत चले जाना, सेम अमाउंट से अगर 5x लिवरेज के साथ फ्यूचर में सेम चीज लॉन्ग कर देते, तो आपको 100 की जगह कितने शेयर्स मिलते, 5 गुना, मतलब 500 शेयर होते आपके पास, और सेम 100 रुपए बढ़ता, तो आपको फ्यूचर्स में कितना प्रॉफिट हो रहा था, 500 इंटू 100, मतलब आपको फ्यूचर्स में प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपए का। ऑब्वियस सी बात है, 5x लिवरेज का मतलब क्या होता है, 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है।
ये आपके अगेंस्ट में भी काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप तो अभी श्योर शॉर्टों की लॉन्ग गया और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बट एक गिरता तो आपको यहाँ पे लॉस 10,000 ही होता, अगर ये 2900 चला जाता यहाँ पे लॉस 50,000 होता। तो लेवरेज का यही घाटा है, ठीक है। फायदा भी है, नुकसान भी। अगर आप अच्छे हो तो फायदा है, अगर आप सही से यूज नहीं करोगे तो नुकसान है, ठीक है। अगर यही काम ऑप्शंस में करना पड़ जाता, ऑप्शंस का नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें ऑप्शंस के बारे में ही सब कुछ पढ़ाऊंगा, बट जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, अगर ऑप्शंस में करना पड़ जाता और मैं 3100 रुपए की स्ट्राइक का, हो सकता है कई लोगों को अभी समझना है ये स्ट्राइक क्या है, स्ट्राइक का ऑप्शन बाई कर लेता जो मान लो 100 रुपए का है, ठीक है। तो मुझे लाख रुपए में 100 रुपए के कितने ऑप्शंस मिल जाते? 1000। मैं 1000 स्टॉक बाई कर सकता था, 1000 शेयर्स बाई कर सकता था, क्योंकि ऑप्शंस में मुझे वो चीज की सिर्फ प्रीमियम देनी थी। जस्ट एग्जांपल के लिए समझो, मुझे सिर्फ प्रीमियम देनी थी, तो मुझे यहाँ पे 1000 क्या मिल रहा है? शेयर्स मिल रहे हैं। और सेम चीज क्या हुई, मान लो जो 100 रुपए का था और वो ऑप्शन 100 से 170 200 चला गया मान लो, तो अगर ये 200 चला गया तो ये 100 रुपए का क्या हुआ? इंटू 100। आपने 100 रुपए का प्रॉफिट किया यहाँ पे, तो 100 की क्वांटिटी में 100 1000 का इंटू करोगे तो देखो ये हो गया 1 2, आपने लाख रुपए के ऊपर लाख रुपए बना लिए। तो आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ 10,000 का, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हुआ 50,000 का, और ऑप्शंस में आपको प्रॉफिट हुआ लाख रुपए का। मतलब आपने सेम लाख रुपए ऑप्शंस में डबल कर दिए हैं। समझो, लेवरेज का गेम है, आपने वहां पे डबल कर दिए हैं। तो अब अगर मैं अभी इस वक्त आपको पूछता ना कि क्या करोगे, आप में से 90% लोग लालची होके इस लाख रुपए पे लाख रुपए बनाने पे चले जाएंगे। और यही रीजन है जिसकी वजह से एफएनओ का टर्नओवर इतना ज्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है, और आगे जाके वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक टाइम में हर चीज का बबल बस्ट होता है और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा। तो वो चीज देखो, लालच ये जो यहाँ पे हमें खींच के ला रहा है, लालच ये जो हमें एफएनओ के अंदर लेके जा रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली लोग कमा रहे हैं, ऐसा नहीं लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं, पर इस चीज को सही से यूज करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको 5x में जो चीज लेवरेज मिल रही थी, यहाँ पे 10x है। ये एग्जांपल में 10x लग रहा है, ये आपको कई बार 50x भी मिल जाता है, 100x भी मिल जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने क्या किया। आप ऑप्शन बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उस पे अगले चैप्टर में ऑप्शन बाइंग सेलिंग सब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि सेम 1 लाख रुपए आपको अलग 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 टाइप का प्रॉफिट दे सकते थे, ठीक है। और ये चीज इसी वजह से इसमें डिवीजन आया कि ये रहा, देखो डिवीजन की इक्विटी है, इक्विटी का सब चीज लिमिटेड चलता है, सारी चीजें सही है। एफएनओ में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, तो रिस्ट्रिक्शन की बातें कर ले अभी हम कि हम रिस्ट्रिक्शन क्या क्या मिलेंगे हमें। अब चलो दोनों में रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, अगर आपको मनी वाइज चीजें समझ आ गई हैं। और कैश में यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है होल्ड करने की, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि डेरिवेटिव सेक्शन आया भी क्यों था। कैश था, सब कुछ चल रहा था, आप बाई करते, होल्ड करते, पैसा कमाते, सब कुछ था, ठीक है। मेनली ये जो ऑप्शन का पार्ट था ना, ये आया ही एज ए इंश्योरेंस था। मतलब कि जब आप रिलायंस बाई करते हो और आपने 3,000 रुपए पे रिलायंस बाई किया है, और मार्केट कभी भी खुदा ना खास्ता सीधे 3,000 से 2,000 रुपए चली जाए, तो ऑप्शंस को एज अ हेज यूज करने के लिए लाया गया था, जिससे आप नीचे की तरफ का पुट बाई करके अपने कुछ लॉस को कवर अप कर सको और आप अपनी पोजीशंस को हेज कर सको, जिससे क्या हो कि आपको बड़ा लॉस ना हो। पर हम ठहरे इंडियंस, ठीक है। इंडियंस क्या, बेसिकली ट्रेडर्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मौका ढूंढते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो चीज सिर्फ हेजिंग के लिए, सिर्फ इंश्योरेंस के लिए लाई गई थी, अब उस चीज के ऊपर हम प्योरली ट्रेडिंग करने पे उतारू हो गए। हम बाई सेल मोस्टली अपनी सारी ट्रेड, मुझे लगता है ऐप खोलते ही सीधे ऑप्शन बाई या सेल मारते हैं, पर ये मेनली उसलिए नहीं लाए गए थे, ठीक है। पर अब यहाँ पे लोगों ने किया, उन्हें प्रॉफिट आया, तो अब यहाँ पे रुझान ज्यादा बढ़ता चला गया, और इस वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चलो और थोड़े से वो देख लेते हैं चीजें। अगर हम देखें तो जो कैश है, ठीक है, कैश के ऊपर क्या ट्रेडिंग हो सकती है। आप मार्केट ऊपर जाएगा, आप लॉन्ग कर सकते हो, करेक्ट है, ठीक है। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो आप यहां पे फ्यूचर्स में क्या डिसाइड कर सकते हो कि यार रिलायंस गिरेगा, मैं शॉर्ट कर देता हूं, तो आपने रिलायंस को बेच दिया, शॉर्ट कर दिया। अगर आपको लगता है फ्यूचर्स में कि रिलायंस ऊपर जा सकता है, तो आपने लॉन्ग कर दिया। तो इसका मतलब है लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों साइड में आप ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स में। पर व्हाट अबाउट ऑप्शंस? ऑप्शंस में आपके पास दुनिया भर के हर तरीके के कस्टमाइजेशन हैं। मतलब अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाली है और इतने तक ही ऊपर जाएगी, आप वो ट्रेड बना सकते हो ऑप्शंस में। अगर आपको लगता है यार मार्केट ना, मतलब बेसिकली रिलायंस मान लो, रिलायंस ना 2700 और 3200 के बीच में रहेगा, तो आप वहां ट्रेड बना सकते हो। आपके पास ये सारी चीजें तो आपको ऑप्शंस में मिली जाती हैं, बट यहां पे कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा है। आप अपनी ट्रेड्स को बहुत ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो। हर तरीके की सोच, जो भी आइडिया आपके मन में है कि रिलायंस ये कर सकता है, उसके ऊपर ऑप्शंस में ट्रेड बनाई जा सकती है। आप
कुछ भी बना सकते हो ऑप्शंस में ना। अभी देखो आगे जब आप देखोगे वीडियोज में हर तरीके की स्ट्रेटजी फलाना फ्यूचर एंड ऑप्शन की मिक्स पता नहीं क्या क्या हर चीज का कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसी वजह से ऑप्शंस में थोड़ा ज्यादा ट्रेडिंग भी है। फ्यूचर्स में आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ की ट्रेडिंग आप कर सकते हो, पर फ्यूचर और ऑप्शंस को मिला दो या ऑप्शंस के अंदर चीजें कर दो ज्यादातर, वो कस्टमाइजेशन आपको आराम से ऑप्शंस में मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस की बात कर ही रहा हूं तो ऑप्शंस में हमारे पास जो दो ऑप्शंस हैं वो क्या है, एक है कॉल और एक है पुट। ठीक है, अब कॉल और पुट हमारे पास ऑप्शंस के दो काइंड है। अब कॉल और पुट के बारे में बहुत डिटेल में अब मैं अगले वीडियो अगला वीडियो यहां से शुरू होगा इस जगह से कि ऑप्शंस क्या होते हैं, क्या करते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या किया जाता है, ग्रीक्स फलाना ढीम का ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट कैसे रीड करें, क्या ना करें, बाई कब करें, सेल कब करें, बाइंग अच्छी सेलिंग अच्छी, ये सारा कुछ जो अगला चैप्टर होगा उसके अंदर सब चीज अब ऑप्शन से स्टार्ट होगी और ऑप्शंस के बारे में हम सब कुछ समझेंगे। इस सीरीज के अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी चीजें मैं बताऊंगा कि आप चार्ट रीडिंग कैसे देखें, आपको मेरी जरूरत कभी ना पड़े, आप चार्ट रीडिंग करते रहें खुद से। आप उसके बाद चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक क्या होती है, सारी चीजें मैं इस सीरीज में ट्राई करूंगा कंप्लीट करने की, चाहे वीडियो 30 हो जाए बट मैं आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। जैसे ये वीडियो भी देखो मैंने सोचा था 10 मिनट का बनाऊंगा, अपने आप 15-17 मिनट 20 मिनट हो जाते हैं क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका वैसा है। पर इसको हम इसी जगह पे एंड करते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है कॉल और एक है पुट। कल अगले चैप्टर में या जब भी अगला चैप्टर आएगा उस जगह में हम कॉल और पुट से स्टार्ट करेंगे, कहां से आया, क्यों आया, क्या है, प्रीमियम क्या होती है, बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, वो सारा कुछ हम समझेंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, क्योंकि देखो अगर मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि देखो 30-40 वीडियोस बनाना बहुत टफ काम है। अगर मोटिवेशन मिलता रहा, आप लोग चीजों को लाइक करेंगे तो मैं इन चीजों को बनाता रहूंगा और जैसे अभी तक काम किया है वैसे ही करता रहूंगा। टाटा बाय बाय, थैंक यू। और आपने अभी तक हमेशा सपोर्ट किया, आगे भी करोगे आई नो। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में।